गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था या विश्व अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूंजी पूंजी निर्माण और अर्थव्यवस्था में उसके योगदान। इसको जो हमने डिजाइन किया है वो हमने डिजाइन किया है चैप्टर नंबर 4 के रूप में। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 के रूप में हम उसे शामिल करेंगे और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूंजी। बच्चों, पूंजी भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में शामिल होता है, एक महत्वपूर्ण आगत के रूप में शामिल होता है। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यह आवश्यक है कि उस अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का उत्पादन क्वालिटेटिव हो, यानी गुणवत्तापूर्ण हो और अधिक हो। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, अधिक मात्रा में उत्पादन लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ चीजों का निवेश उस पर करें। पहले निवेश के रूप में हमने आपको बताया था कि आपकी अर्थव्यवस्था का आधारभूत संरचना अच्छी होनी चाहिए। आधारभूत संरचना अगर अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप के उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी और आपके उत्पादों को सही मूल्य मिलेगा, अधिक मूल्य मिलेगा, ऑप्टिमम वैल्यू प्राप्त होगी। और ऐसी सिचुएशन में न केवल आपको प्रॉफिट होगा, अपितु अर्थव्यवस्था में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट संभव होगा, यानी अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर गतिशील होगी। इसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण आगत है कैपिटल, पूंजी। पूंजी किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक आगत है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, आखिर पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी किसे कहा जाए? अगर आपसे पूछा जाए कि पूंजी क्या है तो आप कहोगे रुपया पूंजी है, मनी पूंजी है। तो अगर मनी पूंजी है, रुपया पूंजी है, तो फिर मनी क्या है, रुपया क्या है? आप रुपये को पूंजी भी कह रहे हो और आप रुपये को रुपया भी कह रहे हो। आप मनी को मनी भी कह रहे हो, मनी को पूंजी भी कह रहे हो। ये दोनों कैसे हो सकता है? या तो वो मनी होगी या तो पूंजी होगी। ऐसा नहीं है बच्चों। एक आम धारणा जरूर ऐसी है, लेकिन यह अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सच नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करती है लेकिन प्रोडक्शन के दौरान नष्ट नहीं होती, वह पूंजी कहलाती है। Things which participate in production but not destroy the production, like land, like machine, like foreign currency, etc. ये सभी चीजें पूंजी के अंतर्गत आती हैं। फॉरेन करेंसी पूंजी है, लेकिन आपकी करेंसी पूंजी नहीं है। आपकी करेंसी मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपकी करेंसी में वो क्षमता है कि कैपिटल फॉर्मेशन कर दे। वो कैपिटल फॉर्मेशन करा सकती, पूंजी का निर्माण करा सकती है,
लेकिन वास्तव में आपकी मुद्रा पूंजी नहीं है, विदेशी मुद्रा पूंजी है। उत्पादन में जो आपकी मशीन लगती है वो पूंजी है। उत्पादन कार्य के लिए जो भूमि आप प्रयोग में लाते हो वो पूंजी है। यानी कोई भी ऐसी चीज पूंजी है जो उत्पादन में पार्टिसिपेशन करती है लेकिन उत्पादन के दौरान नष्ट नहीं होती, वो पूंजी कहलाती है। बच्चों, पूंजी हमने कहा एक महत्वपूर्ण आगत है, इसीलिए हम एक जनरल बात बता रहे हैं कि कैपिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन। कैपिटल इज डायरेक्टली proportional to quality of production, quantity of production। यानी जैसे जैसे आप पूंजी की आगत बढ़ाते जाओगे, अपने उत्पादन में अधिक पूंजी को शामिल करोगे, तो निश्चित तौर पर आपके उत्पादन में वृद्धि होगी, आपके उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ये पूंजी की महत्वपूर्ण शर्त है और इसीलिए हम कहते हैं कि पूंजी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण आगत है। बच्चों, लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि पूंजी अगर आपके उत्पादन की महत्वपूर्ण शर्त है तो अधिक मात्रा में हर अर्थव्यवस्था को पूंजी चाहिए। इट इज मस्ट टू क्रिएट एबंडेंस ऑफ कैपिटल। यानी पूंजी की पर्याप्तता लाना हर अर्थव्यवस्था की एक जरूरत है। तो आखिर पूंजी कैसे बनती है? पूंजी कैसे आपके यहाँ जनरेट हो सकती है, किसी अर्थव्यवस्था में जनरेट हो सकती है? इसके दो तरीके हैं। किसी भी देश में यानी कैपिटल इन अ कंट्री दो तरीके से आती है। एक तो कैपिटल फॉर्मेशन से आती है यानी पूंजी निर्माण से आती है, और दूसरा क्रॉस बॉर्डर इनफ्लो से आती है। यानी या तो आप अपने देश में पूंजी का निर्माण करें, पूंजी के निर्माण की दर बढ़ा दें, और दूसरा है विदेशों से आपके देश में पूंजी आए। हम इन दोनों बातों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन की, पूंजी निर्माण की, कि आपके देश के अंदर ही, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर ही पूंजी का निर्माण कैसे संभव है, पूंजी का निर्माण कैसे होता है। आइए हम देखते हैं पूंजी का निर्माण कैसे होता है। देखिए, इस पीपीटी में कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण लिखा है। पूंजी निर्माण की पहली आवश्यकता है सेविंग ऑफ मनी बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के, किसी भी अर्थव्यवस्था के लोगों के लिए यह पहली आवश्यकता होती है कि वह अपनी बचत करें। जितना वो कमाते हैं, जितना उनकी इनकम है, टोटल वो एक्सपेंस ना करते। और हमारी सरकारें हमारी बचत के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती हैं। आखिर क्या गरज थी सरकारों को कि आपकी बचत करवाएं? आप देखिए, आपके देश में जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, वो आपके बचत खाते खोलते हैं और उस पर आपको ब्याज देते हैं। बचत खाते को प्रमोट करने की योजना है और हमारी सरकारें शुरू से ही लेकर के नो फ्रिल अकाउंट खोलने की परिपाटी पर काम करती रही हैं। नो फ्रिल अकाउंट यानी जीरो बैलेंस अकाउंट, ये आजादी के बाद से ही है। अभी जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो जनधन योजना कहकर के नो फ्रिल अकाउंट्स को खोलने की व्यवस्था हुई।
और बड़ी संख्या में लोगों ने बैंक में बचत खाते खोले। अच्छी बात है। अगर आप बचत खाते खोलते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा थोड़ा बचत करके आप उसमें पैसा डालते हैं और आपके बचत करने की टेंडेंसी में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप देखते हैं रेकरिंग डिपॉजिट होती है। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब आवर्ती जमाएं होती है। LIC है, वो आपकी छोटी छोटी बचतों को जमा करता है। इक्विटी फंड्स हैं जैसे UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब हमारी छोटी छोटी बचतों को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके अपने पास उनको कलेक्ट करते हैं, उनका संग्रह करते हैं, उनका फंड बनाते हैं और फिर उनको एक अच्छे कार्य के लिए खर्च करते हैं। तो सेविंग अगर हमारी होती है तो हम बचत खाते भी खोल सकते हैं, हम रेकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, हम LIC की योजनाओं में यानी लाइफ इंश्योरेंस की योजनाओं में खर्च कर सकते हैं, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सेविंग पहली आवश्यकता है इन सब कार्य करने की। जब इन संस्थाओं को हम अपना सेविंग दे देते हैं तो हमारी सेविंग का इंस्टीट्यूअलाइजेशन हो जाता है। देखिए दूसरा एरो में हमने बनाया है इंस्टीट्यूअलाइजेशन ऑफ मनी, यानी मनी का संस्थानीकरण होता है। जब ये UTI के पास पहुंच जाता है, जब ये बैंक में पहुंच जाता है तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ये हमारे पैसे का, हमारी मनी का भिन्न भिन्न जगहों पर उपयोग करते हैं। अगर वह लोग यह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में करें तो वह इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन कहलाता है कैपिटल, यानी हमारी बचतों का वह हिस्सा जो उत्पादन में भाग लेने लगता है वह पूंजी कहलाने लगता है। तो जैसे जैसे हमारी बचतें बढ़ती हैं वैसे वैसे किसी भी देश में, हमारे देश में पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है, यानी कैपिटल फॉर्मेशन इस तरह से होता है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश की प्रगति पूंजी निर्माण पर निर्भर करती है। दूसरे अर्थव्यवस्थाओं के विकास भी पूंजी निर्माण पर निर्भर करते हैं। हर देश की अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में कितनी पूंजी है और पूंजी होने की आवश्यक शर्त है पूंजी निर्माण की मात्रा बढ़ाई जाए, पूंजी निर्माण बढ़ाया जाए। तो इस तरह से हमारी बचतें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को चाहिए, हर अर्थव्यवस्था के लोगों को चाहिए कि वह छोटी छोटी बचतें करें और बचतों का इंस्टीट्यूअलाइजेशन करें, यानी संस्थानों में जमा करें, बैंक में जमा करें, LIC में जमा करें, इक्विटी फंड में लगाएं, वह IPO में लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं जिससे उनकी बचतों का इंस्टीट्यूअलाइजेशन हो और वह कैपिटल फॉर्मेशन की दिशा में आगे बढ़े। तो बच्चों आपने देखा कि आपकी बचतें आपके लिए काम नहीं करती, आपको तो थोड़ी थोड़ी बचतें जो आप जमा करते हैं उसका एक बल्क में अमाउंट मिलता ही मिलता है जो आपके खर्च करने की क्षमता में वृद्धि करता है। इसके अलावा वह देश की प्रगति में भी सहायक होता है, देश के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या शर्त है, यानी दूसरा क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लोज कैसे होते हैं, विदेशों से कैसे, क्रॉस बॉर्डर से इन्फ्लोज कैसे होते हैं, विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह कैसे होता है। बच्चों
विदेशी पूंजी आपके देश में आती है दो तरीके से, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, एफडीआई के माध्यम से, और दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। बच्चों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या तो वह सीधे किसी इकाई में, किसी उत्पादन की यूनिट में पार्टिसिपेशन करता है, या तो हिस्सेदारी लेता है, या तो वह डायरेक्ट कोई प्लांट खड़ा करता है। जैसे मान लिया विदेश की कोई कंपनी आई आपके देश में, अपने पैसा लगा करके उसने कोई फैक्ट्री खोली, कोई प्लांट लगाया, तो वो प्लांट में लगा हुआ उनका सीधा इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहलाता है। लेकिन जो दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी वित्तीय विपात्रों में निवेश। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश का मतलब ऐसा विदेशी धन जो पोर्टफोलियो में लगता है, अर्थात वित्तीय विपात्रों में लगता है, अर्थात डिबेंचर खरीद करके, शेयर खरीद करके, इनिशियल पब्लिक ऑफर खरीद करके, इस प्रकार से इन सब चीजों को खरीद करके जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम वित्तीय विपत्रों के माध्यम से निवेश कहते हैं, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वित्तीय विपत्रों के माध्यम से यानी शेयर खरीद करके, डिबेंचर खरीद करके, इनिशियल पब्लिक ऑफर खरीद करके इत्यादि खरीद करके अगर कोई संस्था निवेश करती है तो उसे हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर कोई पर्सन करता है तो उसे हम कहते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, QFI। ये है। लेकिन अगर किसी फर्म में डायरेक्ट हिस्सेदारी के रूप में वो शामिल होता है, या कोई नए फर्म लगाने में वह निवेश होता है, तो वह FDI के रूप में जाना जाता है। ये FDI कई तरीके से हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में आते हैं। हर कंट्री ये कोशिश करती है कि उसके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। वह अनेक तरीकों से आ सकता है। जैसे भारतीय संस्थाएं मान लिया अमेरिका में जाकर के, यूरोप में जाकर के वहां पर उनके इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट करते हैं भारत के लिए, और उन्हें अपने निवेश के बदले एक रिसीट दे देते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं ADR, GDR एटसेट्रा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। यानी अमेरिकी पैसा जमा कर लेते हैं वो, और जमा करके इसके बदले वो उनको रसीद दे देते हैं, और उनके पैसे से कोई भारतीय इन्वेस्टमेंट भारत के किसी भी संस्था में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट करके उसके जो पेपर हैं अपने पास एक तरह से सुरक्षित रख लेते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको एक रसीद दे देते हैं। अगर ये ऐसा अमेरिका से होता है तो उसे ADR कहते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद कहते हैं। अगर ये ग्लोबल लेवल पर होता है, यूरोप के किसी देशों से होता है, तो उसे हम GDR कहते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये बच्चों, इसके बाद जो विदेशों से निवेश होता है उसमें दुनिया की हर सरकारी ये कोशिश करती हैं कि उनके यहाँ बड़ी तेजी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, जिससे उनके देश में कैपिटल की मात्रा में वृद्धि हो। तो ये कोशिश करते हैं कि इनका रास्ता, जो उनके देश में इन्वेस्टमेंट का रास्ता है, वो आसान हो। भारत सरकार की बात अगर करें
तो भारत सरकार ने ऐसे ही ऑटोमेटिक रूट बना रखा है। ऑटोमेटिक रूट से जो निवेश होता है उसमें टैक्स ट्रीटमेंट की स्थितियां होती हैं। टैक्स ट्रीटमेंट का मतलब जिस देश से वह आता है, वह देश और जिस देश में आता है वह देश दोनों आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय करते हैं कि कोई एक ही देश टैक्स लगाएगा, दूसरा देश टैक्स नहीं लगाएगा। जैसे हिंदुस्तान में जो मॉरिशस रूट है या जो सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट आता है, अब तो कई देश हो गए हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर मॉरिशस से कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो वह उस पर मॉरिशस केवल इन्वेस्टमेंट टैक्स लगाता है, हम नहीं लगाते। और उसका धन जब आता है मॉरिशस से तो वह सीधे हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान में कहीं इन्वेस्ट हो जाता है और 28 दिन के अंदर उन्हें आरबीआई को सूचित करना होता है कि हम ये धन लेकर आ गए हैं और हम ये प्लांट लगाना चाहते हैं। इसको हम ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। क्योंकि इसकी कंपाउंडिंग एजेंसी आरबीआई है, इसीलिए इसे हम बॉम्बे रूट भी कहते हैं। लेकिन इस मार्ग से आने के लिए कुछ सीमाएं ये हैं, भारत सरकार तय करती है कि जो कम सेंसिटिव जोन है उन्हीं क्षेत्रों में इस रास्ते से निवेश हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन बहुत बड़ा नहीं होता। दूसरा है FIPV रूट। FIPV रूट जिसे हम दिल्ली रूट भी कहते हैं, ये FIPV रूट सरकारी रूट होता है। यहाँ पर सेंसिटिव चीजें जो होती हैं वो आती हैं। जैसे मान लिया डिफेंस का सेक्टर है, डिफेंस में कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो FIPV रूट से आता है। वहां पर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तय करती है कि ये इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वह ठीक है कि नहीं है। अगर बहुत हैवी अमाउंट में आता है, पहले ये था CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हर इन्वेस्टमेंट को देखती थी FIPV की। लेकिन अब दिल्ली रूट का में FIPV को भी ज्यादा ऑटोनोमस बना दिया गया, सिंगल विंडो बना दिया गया है, जिससे कि इस मार्ग से आने वाले निवेश पर ज्यादा रोक टोक ना हो, ज्यादा रेगुलेशन ना हो और वो आसानी से आ सके। केवल बहुत ही सेंसिटिव या ह्यूज अमाउंट में जो इन्वेस्टमेंट आते हैं उस पर ही CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इस पर विचार विमर्श करती है, नहीं तो इस पर विचार विमर्श नहीं करती। FIPV डायरेक्ट सिंगल विंडो के थ्रू निवेश को अनुमति दे देता है। जो NRIs के इन्वेस्टमेंट होते हैं उसे भी हम दिल्ली रूट का मानते हैं। दिल्ली रूट यानी गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट थोड़ा निश्चित तौर पर ऑटोमेटिक रूट से डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें जांच की आवश्यकता होती है कि सेंसिटिव क्षेत्र में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो देश को कहीं किसी प्रकार से नुकसान ना करे, इसकी जांच होनी जरूरी है। तो इसी वजह से दिल्ली रूट थोड़ा कठिन रूट है, इसमें रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन ऑटोमेटिक रूट पर बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं और इसमें टैक्स का भी लाभ होता है, टैक्स की भी बचत होती है, क्योंकि इसमें टैक्स ट्रीटमेंट की अनुमति होती है। बच्चों, अभी हमने जो टर्म यूज किया था ADR, GDR, FIPV, CCEA, इसका हमने संक्षिप्त में फुल फॉर्म तो बता दिया, लेकिन हो सकता है आप सुन करके ना लिख पाए हों,
तो इसलिए हम अपने पीपीटी को देखिए आसानी से और इनके नाम नोट कर लीजिए। एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। देखिए यहाँ स्पेलिंग एक गलत हो गई है, अमेरिकन लिखा हुआ है बच्चों, तो अमेरिकन नहीं है, अमेरिकन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। दूसरा है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, और तीसरा है एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये है, ये इनके फुल फॉर्म है, तो आपको कहीं डाउट ना हो इसलिए हमने इसको आपको पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट कर दिया। आइए हम देखते हैं कि अगर किसी देश में कैपिटल की स्थिति अधिक होती है, कैपिटल अधिक आता है, तो क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं। बच्चों, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में लगातार कैपिटल की मात्रा बढ़ती जाती है और उसी मात्रा में लेबर भी बढ़ता जाता है, तो हम उसे कहते हैं कैपिटल वाइडनिंग। कैपिटल वाइडनिंग का मतलब होता है पूंजी विस्तारण, यानी पूंजी में वृद्धि हो रही है। दूसरा टर्म है कैपिटल डीपनिंग, इसे हिंदी में कहते हैं पूंजी गहनता। अगर किसी देश में पूंजी की गहनता हो रही है तो यह अच्छा माना जाता है। अच्छा इसलिए कि पूंजी अधिक लग रही है, इसका मतलब ये हुआ कि श्रम कम होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। और अगर किसी अर्थव्यवस्था में कैपिटल डीपनिंग की स्थिति आती है तो आईसीओआर की स्थितियां बनती हैं, यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को हम कहते हैं वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात। अगर आईसीओआर किसी भी देश का, किसी भी अर्थव्यवस्था का बढ़ता है तो दो स्थितियां क्रिएट होती हैं। पहली स्थिति तो आईसीओआर के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी आईसीओआर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन। दूसरा है आईसीओआर अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में बढ़ता है तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, यानी पर यूनिट उत्पादन की लागत कम हो जाती है। बच्चों, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में कम पैसा लगा करके उत्पादन होता है तो निश्चित तौर पर वो अच्छा होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। मान लिया आप फोटो कॉपी कराने जाते हो, फोटो कॉपी कराने आप जाते हो तो फोटो कॉपी की छोटी मशीन भी होती है, बड़ी मशीन भी होती है। छोटी मशीन में एक कॉपी की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 65 पैसे के आसपास पड़ती है। अब बताइए वो 50 पैसे में फोटो कॉपी आपका कैसे करके देगा। उसमें इंक लगी है, उसमें पेपर लगा हुआ है और 65 पैसा बैठता है, तो वो नहीं दे सकता ना। लेकिन अगर हैवी मशीन लगा दिया जाए, 20-25 लाख की मशीन लगा दी जाए, तो आप देखते हो कि एक पेज की जो कीमत होती है अगर बल्क में आप लेते हो तो 10-15 पैसे पड़ता है, और 5 पैसे फोटोकॉपी की पड़ती है तो 20 पैसे, 30-25 पैसे पड़ गया। 20-25 पैसे प्रति कॉपी उसकी लागत आ रही है, तो वो निश्चित तौर पर आपको 50 पैसे में फोटोकॉपी करके दे देगा। अगर 50 पैसे में दे देगा तो उपभोक्ता का भी हुआ, फोटोकॉपी कराने वाले का भी लाभ हुआ और फोटोकॉपी करने वाले का भी लाभ हुआ, दोनों का लाभ हुआ। और अब जो भी फोटोकॉपी कराने वाले लोग होंगे जिनको थोड़ा अधिक फोटोकॉपी कराने के लिए जरूरत होगी, वह छोटी मशीन वाले के यहाँ नहीं जाएंगे, उन जगहों पर जाएंगे
जहां पर 50 पैसे की फोटोकॉपी होती है, यानी सस्ती फोटोकॉपी होती है। सस्ती कर वह इसलिए कर सका क्योंकि उसका ICOR ज्यादा था, यानी उसकी मशीन हैवी थी, उसकी इंडस्ट्री हैवी थी अर्थात उसमें अधिक पूंजी लगी हुई थी। इसी वजह से पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रहा था और प्रोडक्शन अधिक क्वांटिटी में वो कर पा रहा था, क्योंकि उसे सप्लाई भी देनी है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी उसकी तो उसे अधिक प्रोडक्शन भी करना होगा। तो वो अधिक प्रोडक्शन करेगा, यानी कम पैसे में वह आपको फोटोकॉपी करके दे भी देगा, लाभ भी कमा लेगा और बड़ी मात्रा में ग्राहक उसके पास आएंगे, तो उसका भी फायदा, ग्राहक का भी फायदा होगा। बच्चों, इन पूंजी को अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में समझना भी जरूरी है कि किस तरह से पूंजी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होती है, किस प्रकार से हमारे लिए ये पूंजी नुकसानदायक सिद्ध होती, दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। इसके लिए हम, जैसे आपने अभी कैपिटल वाइडनिंग का टर्म देखा था, यानी पूंजी विस्तारण जिसे कहते हैं वो टर्म देखा था, कैपिटल डीपनिंग देखा था यानी पूंजी की गहनता देखा था, ICOR देखा था, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो देखा था। उसी प्रकार से दो टर्म और यूज होते हैं कैपिटल के संदर्भ में। एक टर्म देखिए बच्चों, ग्रीन से बना हुआ है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात यानी पूंजी और जितना उत्पादन हो रहा है उसके बीच अनुपात की हम बात करें। बच्चों, अगर आप देखिए, ये एक मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में अगर 4 यूनिट ऑफ मनी लगा, 4 यूनिट का मतलब 4 रुपया समझ लीजिए कि एक मार्कर को बनाने में 4 रुपया अगर लगता है, तो अगर आप कैपिटल वाइडनिंग कर दें या कैपिटल डीपनिंग कर दें, यानी पूंजी की मात्रा बढ़ा दें, मशीन को हैवी कर दें, बड़ी मशीन लगा दें, छोटी फोटोकॉपी की जगह पर बड़ी वाली फोटोकॉपी वाली मशीन लगा दें, तो आप देखेंगे यही एक यूनिट के उत्पादन में अब कम पैसा लगेगा। यानी जहां 4 रुपए में ये मार्कर बन के तैयार हो रहा था, अगर कैपिटल डीपनिंग की स्थिति होगी, यानी ICOR बड़ा हो जाएगा, मशीन हैवी हो जाएगी, उसकी टेक्नोलॉजी हैवी हो जाएगी, तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। यानी मान लिया 2 रुपया अब एक मार्कर को बनाने में लग रहा, तो कहाँ पहले 4 रुपए में एक मार्कर बन रहा था, 5 में बेचते तब एक मार्कर बिकता। लेकिन अगर हमारी लागत 2 ही रुपया आ रही है एक मार्कर को बनाने में, 3 रुपए में बेच देंगे तो भी हमको 1 रुपया मिलेगा, और पहले वाली कंडीशन में जब 5 में बेचते तब 1 रुपया मिलता। 1 रुपया दोनों स्थिति में मिल रहा है, लेकिन दूसरी वाली स्थिति सस्ती है, तब भी आपकी प्रॉफिट उतनी ही है। लेकिन अगर 3 रुपए में ये मार्कर मिलने लगेगा तो इस मार्कर की कीमत सस्ती हो गई तो उपभोक्ता को भी फायदा मिला, आपको भी फायदा हुआ। उपभोक्ता अब इस मार्कर की अधिक डिमांड करेगा। तो पहले 5 रुपए में जब आप बेचते थे, 10 मार्कर बेचते थे दिन भर में, तो आपको 10 रुपए मिले। लेकिन अगर आप इसका रेट सस्ता कर देंगे, 3 से 5 रुपए में ही बेचने लगेंगे, तो हो सकता है 50 मार्कर की डिमांड हो जाए। तो अब आप सोचिए कि 50 मार्कर में एक एक रुपया आता है, तो 50 रुपया पा गए। यानी सस्ते में बेच के आप 50 कमा लिए, महंगे में बेच करके आप दिन भर में 10 ही कमाए। तो आप देखिए, महंगा बेचने की स्थिति में भी आपको उतना लाभ नहीं मिला, लेकिन सस्ता बेचने की स्थिति में आपको लाभ मिला, उपभोक्ता को भी लाभ मिला, अर्थात दोनों को लाभ हुआ। इसका तात्पर्य साफ है कि कैपिटल की जब हम डीपनिंग कर देते हैं तो आउटपुट हमारा जो रहता है
उसकी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपने पहले 4 रुपए में एक मार्कर बनाया, अब 2 ही में एक मार्कर बना रहे हैं, अर्थात कैपिटल और उसके आउटपुट का रेशियो कम हो रहा है। 4:1 की जगह पर 2:1 हो रहा है। इट इज गुड फॉर इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि यह सेलर के लिए भी अच्छा होता है, बायर के लिए भी अच्छा होता है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा एक टर्म बच्चों और हम यूज करते हैं इसमें, आउटपुट कैपिटल रेशियो, यानी उत्पाद पूंजी अनुपात, OCR। उसमें अगर देखें कि आप पहले कैपिटल आउटपुट था, आपकी आउटपुट होगा आउटपुट कैपिटल रेशियो। अब आप देखिए 4 यूनिट आउटपुट, यानी सपोज कर लिया, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पेन बनाने में, स्केच बनाने में ले लेते हैं, एक स्केच बनाने में मान लिया 1 रुपया लगा करके आपने 4 स्केच बनाया, तो आउटपुट पहले रखेंगे, 4 स्केच बना 1 रुपए में, तो 4:1 हो गया, यही हुआ आउटपुट कैपिटल रेशियो। लेकिन अगर 1 रुपए में ही अब दूसरी स्थिति में 2 ही मार्कर, 2 ही स्केच बनने लगे, तो ये अच्छा नहीं होगा, यानी ये तो खराब हो गया, क्योंकि पहले 1 रुपए में 4 मार्कर बन रहे थे, 4 ये स्केच बन रहे थे, लेकिन अब 1 रुपए में 2 ही स्केच बन रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि 1 रुपए में पहले 4 बनते थे, यानी सस्ता बनता था, अब 1 रुपए में 2 ही बन रहे हैं, यानी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। अगर पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो आपको महंगा बेचना पड़ेगा। जब कोई चीज मार्केट में महंगी बेची जाती है तो उसकी डिमांड कम होती है, अगर उसकी बिक्री कम होगी तो आपको प्रॉफिट भी कम होगी, उपभोक्ता को महंगा मिलेगा तो वो कम कंज्यूम करेगा, यानी ये तो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आउटपुट कैपिटल रेशियो अगर रिड्यूस होता है, कम होता है, तो वह हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर डिक्रीज होता है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। तो बच्चों, ये बातें रही अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बात पहलुओं की जो पूंजी से जुड़ी हुई थी। तो पूंजी से जुड़ी हुई जो बातें थी, संक्षिप्त में हमने ये बताया, आप इसको अच्छे से समझिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो हमको फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8858810277। इस पर आप कभी भी कॉल करके कोई डाउट को आप ठीक कर सकते हैं, डाउट का समाधान कर सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में अर्थात चैप्टर नंबर 4 में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। आज यहीं तक, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, शब